नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ नंबर 5 चल रहा था अपना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उपनिवेशवादी आक्रमणों को। तो इस पाठ में अभी अपना पॉइंट चल रहा है भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश एवं विस्तार। इस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। आगे की जो जानकारी अपनी बची है उसको हम आज इस क्लास में जानेंगे। तो भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश हुआ और फिर उनका विस्तार किस प्रकार से हुआ, ये समस्त जानकारियां इस पॉइंट में हम जान रहे थे। तो देखो, भारत में औपनिवेशिक शक्तियां यानी कि पश्चिमी देश, उन्होंने एक समय में प्रवेश किया और फिर अपने क्षेत्र का भारत में विस्तार किया। तो भारत में जो औपनिवेशिक शक्तियां आ रही थी, पश्चिमी देश आ रहे थे, उनका भारत में आने का उद्देश्य था भारत को उपनिवेश बनाना या भारत पर अधिकार करना। तो भारत काफी धन संपन्न देश था। भारत की धन संपदा से प्रभावित होकर ही पश्चिमी देश भारत पर अधिकार करने के लिए लगातार एक के बाद एक भारत में प्रवेश कर रहे थे और भारत पर अधिकार करने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन उनमें से कुछ देश असफल हुए, कुछ सफल हुए। तो उसी समस्त जानकारी को हम यहाँ देखेंगे। अब एक बात आप ध्यान रखें कि पश्चिमी देश भारत पर अधिकार करने के लिए आ रहे थे, तो उनके आने का जो जरिया था वो जरिया डायरेक्ट भारत पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करने का नहीं था। पश्चिमी देश भारत में प्रवेश कर रहे थे व्यापार के माध्यम से, यानी पश्चिमी देशों ने भारत में प्रवेश किया, वो जरिया था व्यापार का जरिया। सभी देश भारत में व्यापार करने के लिए आए और फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अधिकार करना शुरू किया। यानी किसी भी देश ने ऐसा नहीं कि भारत पर अधिकार करना है तो डायरेक्ट ही भारत पर जाकर आक्रमण कर दिया और भारत को जीत कर उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से यदि कोई देश करता तो वो सफल नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत पर किसी एक राजा का राज तो था नहीं जिसको जाकर हरा दें और फिर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर ले तो भारत पर अधिकार हो जाएगा। ऐसी स्थितियां भारत की नहीं थी। भारत में छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें थी जिन पर अलग अलग वंशों के राजाओं का राज चल रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि भारत पर बहुत सारे राजाओं का राज चल रहा था, तो इतने सारे राजाओं को हराना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसलिए पश्चिमी देशों ने भारत में जो प्रवेश किया अधिकार करने के लिए, उसके लिए जरिया कौन सा बनाया? व्यापार का जरिया। यानी 5 देश भारत में प्रवेश करके आए। ये पांचों ही देश का भारत में आने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो भारत को उपनिवेश बनाना था, लेकिन इनका जो जरिया था, जिस माध्यम से ये भारत में प्रवेश कर रहे थे, वो माध्यम था व्यापार का। यानी ये व्यापार करने के लिए भारत में आए, फिर यहाँ पर रहे। व्यापार करते करते इन्होंने भारत की स्थितियों को समझा और फिर धीरे धीरे एक एक क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू किया। अब इस कार्य को करने के लिए आए तो 5 देश थे, लेकिन इन 5 देशों में से सफल मात्र ये जो चौथे नंबर के हैं, यानी ब्रिटेन देश के निवासी अंग्रेज, यही सफल हुए थे। यानी पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क और फ्रांस, इन 4 देशों के व्यापारी भी भारत में आए थे व्यापार करने के लिए और इनकी भी सोच भारत पर अधिकार करने की ही थी। लेकिन ये सब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। केवल अंग्रेज ही भारत को उपनिवेश बनाने में सफल हुए थे। वही समस्त जानकारी हम अपने इस अगले पॉइंट में जानेंगे। तो इस पॉइंट में हमने अभी तक पुर्तगाल के बारे में कंप्लीट जान लिया है कि भारत में पुर्तगाल के निवासी किस प्रकार से आए और उन्होंने भारत के कितने क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता हासिल की और फिर उनका आगे जाकर क्या स्थिति हुई थी। तो पुर्तगाल देश से संबंधित जानकारी हम कंप्लीट जान चुके थे इस पॉइंट के अंदर। अब इस पॉइंट में बाकी जो देश बचे हैं इनकी जानकारी को अब आगे हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले डचों के बारे में, फिर डेनमार्क वासियों के बारे में, उसके बाद फ्रांसीसियों के बारे में हम जानेंगे। इनमें से सफल अंग्रेज हुए थे। तो अंग्रेजों की जो जानकारी है वो ज्यादा बड़ी है, तो इनकी जानकारी को हम लास्ट में जानेंगे। आए ये चौथे नंबर पर थे।
लेकिन इनकी जानकारी को हम 5वें नंबर पर जानेंगे, क्योंकि ये भारत में सफल हुए। तो इनकी जानकारी हम लास्ट में देखेंगे, इनकी जानकारी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ आप ध्यान रखना, अंग्रेजों के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले डचों के बारे में, फिर डेनमार्क वासियों के बारे में, और फिर फ्रांसीसियों के बारे में हम जानेंगे। अंग्रेजों के बारे में बाद में जानेंगे, क्योंकि इनकी जानकारी थोड़ी ज़्यादा है। सफल अंग्रेजी हुए थे। तो पुर्तगालियों के बारे में हमने कंप्लीट जान लिया है। पुर्तगाली ही थे जिन्होंने यूरोप महाद्वीप के लोगों को भारत में आने का मार्ग बताया था। पिछली कक्षा में हमने जाना कि पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा, जिसने भारत आने का मार्ग खोजा। मार्ग खोजने के बाद में यूरोपीय शक्तियों को भारत में आने का मार्ग पता चला, और उस मार्ग से होते हुए ही यूरोपीय भारत में पहुंचे और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास करने लगे। तो पुर्तगालियों के बारे में कंप्लीट हमने जान लिया है। अगला हम जानेंगे डचों के बारे में। तो आज की अपनी जो जानकारी चल रही है पहली, वो है डचों के बारे में। डच कौन थे? हॉलैंड जो देश है यूरोप में एक शक्तिशाली देश था, जिसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहते हैं। इस देश में मुख्यतः डच भाषा चलती है। इस भाषा के आधार पर ही हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता है। तो हॉलैंड के निवासी मतलब डच लोग, ये डच भी भारत में आए व्यापार के लिए, उद्देश्य वही भारत को उपनिवेश बनाने का। तो डच लोग भारत में आए। तो आप ध्यान रखना, हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो देखो डचों ने किस प्रकार भारत में प्रवेश किया और फिर आगे उनकी स्थिति कैसी हुई, वो हम देखते हैं। 1602 ईस्वी में डच के हॉलैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर, यानी डच व्यापारियों ने मिलकर भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया। उस कंपनी का नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इसका गठन किया गया। 1602 ईस्वी में डच व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए हॉलैंड में एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम उन्होंने क्या रखा? डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 में बनाई गई। इस कंपनी के जरिए डच व्यापारी भारत में आने लग गए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए। यहाँ आप सभी इस बात का ध्यान रखना कि यूरोप की जितने भी देश भारत में आ रहे थे, उन सब का उद्देश्य एक ही था, भारत को उपनिवेश बनाना, भारत पर अधिकार करना। भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत पर अधिकार करने के लिए ही ये देश भारत में आ रहे थे, क्योंकि भारत धन संपन्न था। भारत पर अधिकार करके ये ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इन देशों ने भारत में आकर सबसे पहले जो काम शुरू किया था, वो काम किया था व्यापार का। यानी इन देशों ने भारत में प्रवेश किया था व्यापार के जरिए। तो ध्यान रखना, उद्देश्य था भारत पर अधिकार करना, जरिया था व्यापार। व्यापार के जरिए ही प्रवेश कर रहे थे और उद्देश्य था भारत पर अधिकार करने का। तो डच भी भारत में आए, इन्होंने सबसे पहले व्यापार करना शुरू किया। तो देखो 1602 में ये कंपनी बनाई गई। इस कंपनी के जरिए डच के व्यापारी भारत में आए और उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया। अब भारत में आकर इन्होंने, डचों ने क्या किया? भारत का एक तो मछलीपट्टनम और एक क्षेत्र है निजामपट्टनम। डच भारत में आए, व्यापार करने लग गए। व्यापार करते करते डचों ने एक तो मछलीपट्टनम और एक निजामपट्टनम,
इन दो क्षेत्रों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो देखो, डच निवासियों ने भारत में मछलीपट्टम और निजामपट्टम इन दो स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। व्यापारिक कोठियों का मतलब क्या होता है? व्यापार करने के केंद्र। व्यापारी होते हैं, व्यापारी किसी भी एक स्थान पर व्यापार करने का अपना केंद्र बनाते हैं, उस केंद्र को क्या कहते हैं? व्यापारिक कोठियां। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्यापार करने के लिए जो ऑफिस बनाते हैं, उन ऑफिसों को क्या कहते हैं? व्यापारिक कोठियां। तो देखो, डचों ने भारत में आकर एक तो मछलीपट्टम और एक निजामपट्टम इन क्षेत्रों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो आप ध्यान रखना, भारत में डचों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो मछलीपट्टम में स्थापित की गई थी और दूसरी व्यापारिक कोठी निजामपट्टम में स्थापित की थी। इसके बाद में इन दोनों स्थानों पर तो डचों ने व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। इसके बाद में एक तो मद्रास तट पर एक स्थान है नागापट्टम और बंगाल में चिनसुरा पर अधिकार कर लिया। देखो, डच व्यापार करने के लिए भारत में आए और डचों ने व्यापार करते करते एक तो मछलीपट्टम और एक निजामपट्टम में व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। यहाँ पर व्यापारिक कोठियां स्थापित करने के बाद में व्यापार करते हुए डचों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई। तो डचों ने क्या किया? एक तो मद्रास तट, इस मद्रास का आज के समय नाम हो गया है चेन्नई। तो चेन्नई को पुराने समय में मद्रास कहते थे। तो मद्रास तट पर एक स्थान नागापट्टम, इस क्षेत्र पर डचों ने अधिकार ही कर लिया, यानी इस क्षेत्र पर डचों का अधिकार हो गया। तो नागापट्टम डचों के पास आ गया और अधिकार करने के लिए ही तो ये सब भारत में आ रहे थे। तो धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्रों पर ये अधिकार करते जा रहे थे। तो डचों ने मद्रास तट पर एक तो नागापट्टम में और बंगाल में एक चिनसुरा नाम का स्थान है, बंगाल में चिनसुरा नाम का स्थान, इन दो स्थानों पर, एक तो नागापट्टम और एक चिनसुरा, इन दोनों स्थानों पर डचों ने अधिकार कर लिया। अधिकार करके यहाँ पर इन्होंने अपनी बस्तियां बना ली। लेकिन बाद में अंग्रेज भी भारत में आए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? डच और अंग्रेज ये दोनों साथ साथ भारत में आए थे, दोनों ने साथ साथ भारत में व्यापार शुरू किया था। लेकिन डचों की अपेक्षा अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, अंग्रेज थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे। तो डच और अंग्रेज भारत में साथ साथ आए थे और शुरू में एक तरह से इनके बीच में मित्रवत व्यवहार था, यानी मित्रता से रहते थे। लेकिन अंग्रेजों की भारत में स्थिति मजबूत हो गई तो उनकी जो साम्राज्यवादी सोच थी, उस साम्राज्यवादी सोच के चलते अंग्रेजों ने डचों को परास्त करने का निर्णय कर लिया और बाद में अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया, युद्ध करके डचों को हरा दिया। और डचों के जो क्षेत्र थे जैसे नागापट्टम, चिनसुरा, मछलीपट्टम, निजामपट्टम, इन सब क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। इन जो 4 क्षेत्रों पर डचों ने अधिकार किया था, अंग्रेजों ने डचों को हराकर डचों को भारत से बाहर भगा दिया और डचों के इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। तो डचों की इतनी ही कहानी थी भारत में। डच भारत में आए, व्यापार किया, केवल इतने से क्षेत्रों पर ही वो अपना अधिकार जमा पाए। अंग्रेजों से हार कर बाद में वो यहाँ से निकल गए, भारत से चले गए। तो ये डचों की बारे में जानकारी थी। तो डचों के बाद में अब हम जानेंगे डेनमार्क वासियों के बारे में। डेनमार्क देश के निवासी भी भारत पर अधिकार करने के लिए आए, उनकी स्थिति क्या हुई वो हम आगे देखते हैं।
डेनमार्क वासी। भारत को उपनिवेश बनाने के लिए डेनमार्क देश के जो व्यापारी थे उनको डेनमार्क वासी कहते हैं, वो भी भारत में आए और उन्होंने भी भारत पर कब्जा करने चाहा। तो इनकी स्थिति क्या हुई वो आगे हम देखते हैं। तो देखो, डेनमार्क वासी भी व्यापार करने के लिए भारत में आए और डेनमार्क वासियों ने सबसे पहले भारत में आकर, भारत में तंजौर जिला है, तंजौर जिला, इस तंजौर जिले पर अधिकार कर लिया। अधिकार करके बस्ती स्थापित कर ली। डेनमार्क वासी भारत में आए, भारत में आकर व्यापार करने लगे। व्यापार करते करते डेनमार्क वासियों ने भारत का तंजौर जिला है, इस तंजौर जिले पर अधिकार कर लिया और इस तंजौर जिले में एक छोटी सी डेनमार्क व्यापारियों की बस्ती डेनमार्क वासियों ने बना ली। तंजौर में डेनमार्क वासियों ने अपनी एक बस्ती बना ली। यहाँ बस्ती बनाने के बाद में 1676 में डेनमार्क वासियों ने श्रीरामपुर, एक स्थान है श्रीरामपुर, इस श्रीरामपुर पर भी कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। तो देखो, तंजौर में अपनी बस्ती स्थापित करने के बाद में डेनमार्क वासियों ने 1676 में श्रीरामपुर का शासक था उसको परास्त किया और श्रीरामपुर पर भी डेनमार्क वासियों ने कब्जा कर लिया। तो डेनमार्क वासियों का भारत में बस इतनी स्थिति रही कि भारत के मात्र 2 क्षेत्र, एक तो तंजौर और एक श्रीरामपुर, इन 2 क्षेत्रों पर ही डेनमार्क वासी अधिकार करने में सफल हुए। बाद में 1845 तक आते डेनमार्क वासियों की स्थिति काफी कमजोर हो गई। उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही कि वो भारत में रहकर व्यापार कर सकते थे। तो डेनमार्क वासियों ने 1845 में निश्चय किया कि वो अपनी बस्तियों को अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से चले गए। तो 1845 में डेनमार्क वासियों ने अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी और वो वापस अपने देश में चले गए। तो 1845 तक आते आते डेनमार्क वासियों ने अपनी जो बस्तियां थी, एक तो तंजौर और एक श्रीरामपुर में, वो दोनों बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी। अंग्रेज समृद्धशाली हो चुके थे और उन दोनों बस्तियों को बेचकर डेनमार्क वासी भी यहाँ से चले गए। तो इन 3 के बारे में हमने जान लिया है। तीनों भारत में आए, व्यापार किया, थोड़े से क्षेत्रों पर अधिकार जमाया, और भी आगे अधिकार करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हुए और ये यहाँ से वापस लौट गए। अब 2 पश्चिमी देश बचे हैं, एक तो ब्रिटेन और एक फ्रांस। यहाँ के व्यापारी भी भारत को उपनिवेश बनाने के लिए आए। इनकी स्थितियां कैसी हुई वो हम आगे देखते हैं। तो अंग्रेजों के बारे में हम बाद में जानेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत को उपनिवेश बनाने में अंग्रेजों ने ही सफलता हासिल की थी। तो अंग्रेजों की जो जानकारी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। उससे पहले हम फ्रांस देश के बारे में जान लेते हैं। फ्रांसीसियों ने भी भारत पर अधिकार करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए थे और बाद में उनकी स्थितियां किस प्रकार की हुई थी। तो हम पहले फ्रांसीसियों के बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी, फ्रांस देश के जो निवासी थे वो फ्रांसीसी कहलाते हैं। तो भारत की धन संपदा से प्रभावित होकर बहुत सारे यूरोपीय देश भारत को उपनिवेश बनाने के लिए लगातार भारत में जा रहे थे और प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में फ्रांस भी अछूता नहीं रहा। फ्रांस भी भारत की धन संपदा से प्रभावित होकर भारत पर अधिकार करना चाहता था। तो फ्रांस ने भी
भारत को उपनिवेश बनाने के लिए प्रयास किया और बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी भारत में आए और उन्होंने भारत को उपनिवेश बनाने के लिए कार्य करना शुरू किया। तो देखो 1664 फ्रांसीसी किस प्रकार से भारत में प्रवेश करते हैं और उनकी आगे स्थिति किस प्रकार की होती है वो हम देखते हैं। 1664 में फ्रांस का राजा था, फ्रांस का शासक लुई 14वां, ध्यान रखना। 1664 में फ्रांस का शासक था लुई 14वां और इस लुई 14वें का मंत्री था कोलबर्ट। लुई 14वां और उसका मंत्री कोलबर्ट, इन दोनों ने भारत पर अधिकार करने के लिए फ्रांस में एक कंपनी का गठन किया। उस कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई। फ्रांस के शासक लुई 14वें और उसके मंत्री कोलबर्ट द्वारा इस कंपनी का गठन किया गया था भारत के साथ व्यापार करना और फिर भारत पर अधिकार करने के लिए। कंपनी का गठन हो गया। कंपनी का गठन होते ही इस कंपनी के जरिए से बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी भारत में आने लग गए और वो भारत के साथ व्यापार करने लग गए। तो बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी भारत में आए। भारत में आते ही सबसे पहले फ्रांसीसी व्यापारियों ने 1667 में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। कंपनी का गठन होने के बाद में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी भारत में आए और उन फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में आकर 1667 में सूरत, जो भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, उस सूरत में आकर पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो फ्रांस ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी 1667 में। उसके बाद 1669 में मछलीपट्टम इस मछलीपट्टम में भी इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के बाद में फ्रांसीसी व्यापारियों की स्थिति थोड़ी अच्छी होने लगी। तो उन्होंने भारत में अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मछलीपट्टम क्षेत्र में भी 1669 में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। यानी फ्रांसीसियों ने दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टम में स्थापित की 1669 में। उसके बाद 1672 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1672 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का महानिदेशक लेफ्टिनेंट मार्टिन को बनाया गया।
1672 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका गठन भारत के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था, इसका अगला महानिदेशक किसको बनाया गया? मार्टिन को बनाया गया। तो मार्टिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का महानिदेशक बनकर भारत में आया और इस मार्टिन ने भारत का एक क्षेत्र है जिसका नाम है पांडिचेरी, इस पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया इसने 1672 में। 1672 में मार्टिन भारत आया और इस मार्टिन ने 1672 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, और यहां फ्रांसीसी बस्ती का विकास किया। तो देखो 1672 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का महानिदेशक मार्टिन को बनाया गया। मार्टिन भारत आया और उसने अपनी सैन्य मदद से पांडिचेरी क्षेत्र पर अधिकार किया और पांडिचेरी में भारत में पहली फ्रांसीसी बस्ती बनाई। तो भारत में पहली फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी में बनाई गई 1672 में मार्टिन द्वारा। तो पांडिचेरी पहला क्षेत्र था जिस पर फ्रांस देश ने अधिकार किया था और वहां पर अपनी बस्ती का विकास किया था। आगे देखो, उसके बाद 1672 में मार्टिन ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया और फ्रांसीसी बस्ती का विकास किया। तो भारत में एक तरह से फ्रांस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। भारत के क्षेत्रों पर फ्रांस का अधिकार होता जा रहा था, यानी हम कह सकते हैं कि पुर्तगाल, डच और डेनमार्क, इनकी तुलना में फ्रांसीसी थोड़े ज्यादा सफल हुए। फ्रांसीसियों ने भारत के थोड़े ज्यादा क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफलता हासिल की। तो 1742 में डुप्ले नाम का एक व्यक्ति था। 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। तो देखो 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। जब फ्रांस को भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफलता मिल रही थी, तो फ्रांस ने भारत के और अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहा और फ्रांस की तरफ से भारत के लिए नया गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? डुप्ले को। तो डुप्ले को भारत के लिए नया गवर्नर जनरल बना के भारत भेजा गया। डुप्ले ने भारत आके भारत के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज भी भारत में अपना अधिकार बढ़ाने में लगे हुए थे। इधर फ्रांस भी भारत में अपना अधिकार बढ़ाना चाहता था और उधर अंग्रेज भी भारत में अपना अधिकार बढ़ाना चाह रहे थे। तो दोनों के बीच में लड़ाई होना निश्चित था। तो भारत पर अधिकार को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1742 में ही, यानी जब डुप्ले को भेजा गया उस 1742 में ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ। उन युद्धों को कहते हैं कर्नाटक के युद्ध। देखो कर्नाटक क्षेत्र में युद्ध हुए तो इनको कहते हैं कर्नाटक के युद्ध। यहां ध्यान देना आप, कर्नाटक के युद्ध कब हुए? 1742 में। किसके बीच हुए? अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में।
अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए। अब इन युद्धों में विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की विजय हो गई। अंग्रेजों की विजय हुई। कर्नाटक के युद्ध हुए। भारत में अधिकार बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक में युद्ध हुए, जिनको कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। इन युद्धों में अंग्रेजों को सफलता मिली, फ्रांसीसियों की हार हो गई। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त किया और अंग्रेजों के हाथों परास्त होने के बाद में फ्रांसीसियों की स्थिति काफी कमजोर हो गई और फ्रांसीसी फिर धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों को छोड़कर वापस फ्रांस में लौटते गए और अंग्रेजों ने जिन जिन क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों ने अधिकार किया था उन क्षेत्रों पर वापस से अधिकार करना शुरू कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि 1742 ही आखिरी समय था जब तक फ्रांसीसियों का भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार रहा। 1742 के बाद में अंग्रेजों से परास्त होने के बाद फ्रांसीसी धीरे धीरे वापस फ्रांस में लौटते गए और फ्रांसीसियों के क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार करना शुरू कर दिया। यानी अंग्रेजों का ही फ्रांसीसी क्षेत्रों पर अधिकार होता गया। तो यहाँ तक की जानकारी अपनी कंप्लीट है। अब अपना अंतिम जानकारी हम देखेंगे फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, तो उसको हम आगे जानते हैं। तो अंतिम जानकारी हम देखते हैं फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। देखो, फ्रांस देश ने भी भारत पर अधिकार करने के लिए बहुत प्रयास किए थे और शुरुआती प्रयासों में फ्रांसीसियों को सफलता भी मिली थी। कुछ एक क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों ने अधिकार भी कर लिया था और वो लगातार भारत में अपने क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन 1742 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों को जीत मिल गई, फ्रांसीसी हार गए और इस हार के साथ ही फ्रांसीसियों का जो सपना था भारत को उपनिवेश बनाने का वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ हम अब देखेंगे कि फ्रांसीसी भारत को उपनिवेश बनाने में असफल हुए थे। उस असफलता के कारण क्या थे? यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो लड़ाई हुई उस लड़ाई में फ्रांसीसियों को असफलता मिली। उस असफलता के क्या कारण थे? तो वो कारण हम यहाँ देखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बन के भी आ सकता है कि 1742 में फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे, या भारत को उपनिवेश बनाने में फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे। तो यहाँ पर हम 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। वो 5 कारण हम देखते हैं फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। तो असफलता का पहला कारण था अंग्रेजों की कंपनी का निजी तथा फ्रांस की कंपनी का सरकारी होना। देखो, पहला कारण है अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसका निजी तथा फ्रांस की कंपनी का सरकारी होना। अंग्रेजों ने भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी जानकारी हम बाद में लेंगे। तो वो कंपनी थी निजी कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वो एक निजी कंपनी थी। और फ्रांस की जो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक सरकारी कंपनी थी। तो अंग्रेजों की कंपनी निजी होने की वजह से उसके ऊपर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। वो कोई भी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, जबकि इधर फ्रांस की कंपनी को कोई भी कार्य करने के लिए फ्रांस की सरकार पर निर्भर होना पड़ता था। उसके पास स्वतंत्रताएं कम थी।
तो इस फ्रांस की कंपनी को स्वतंत्रताएं कम थी, जिसकी वजह से उसकी स्थिति अंग्रेजों की कंपनी की तुलना में थोड़ी कमजोरी ही रही, जिसकी वजह से भी आगे जाकर फ्रांसीसी असफल हुए। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण है हमारे सामने फ्रांसीसी कर्मचारियों में आपसी समन्वय का अभाव। फ्रांसीसी कर्मचारियों में आपसी समन्वय का अभाव। फ्रांस के जो कर्मचारी थे जो भारत में कार्य कर रहे थे, उनमें आपसी समन्वय का अभाव था, जिसकी वजह से भी फ्रांसीसियों की स्थिति थोड़ी कमजोर ही रही। आगे देखते हैं तीसरा कारण, अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा ज्यादा बड़ा व मजबूत था। फ्रांस के लोग अंग्रेजों से परास्त हुए। उसका एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों का जो जहाजी बेड़ा था या जो सेना की स्थिति थी, वो फ्रांस की तुलना में ज्यादा बड़ी थी और ज्यादा मजबूत थी। तो अंग्रेज फ्रांस की तुलना में सैन्य दृष्टि से भी ज्यादा मजबूत थे, इस वजह से भी फ्रांस की हार हुई। चौथा कारण है अंग्रेजों का बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत पर अधिकार होना। देखो, उस समय तक अंग्रेजों का बंगाल क्षेत्र पर अधिकार हो चुका था और बंगाल की स्थिति ये थी कि बंगाल उस समय भारत का सबसे धन संपन्न क्षेत्र था। तो भारत के सबसे धन संपन्न क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। तो बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत पर अंग्रेजों का अधिकार था, इसलिए अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी हो चुकी थी धन के मामले में। इसके अलावा बंगाल में खेती भी बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से भोजन और अन्न की भी अंग्रेजों के पास कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार की सुविधाएं फ्रांसीसियों के पास नहीं थी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी की स्थिति कमजोर थी। तो ये भी एक कारण था कि बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत अंग्रेजों के पास था, जिनकी वजह से अंग्रेजों की स्थिति फ्रांसीसियों की तुलना में अच्छी थी। और पांचवा व अंतिम कारण है फ्रांस द्वारा डुप्ले को वापस बुला लेना। तो देखो, फ्रांस ने डुप्ले को नया फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा था। डुप्ले ने कार्य करना शुरू भी किया था और उसी के समय अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो उसी समय फ्रांस सरकार ने, क्योंकि आपको पता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर फ्रांस की सरकार का हस्तक्षेप था, यानी ये कंपनी फ्रांस की सरकार के अधीन रहकर काम करती थी। तो फ्रांस की सरकार जो कहती थी वो इनको करना पड़ता था। डुप्ले को भेजा गया। डुप्ले को फ्रांस सरकार ने 1742 में, जिस समय अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, उसी समय वापस बुला लिया, जिसकी वजह से भी फ्रांसीसियों की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। तो जिस समय डुप्ले जो गवर्नर जनरल था, उसकी भारत में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसी समय उसको वापस बुला लिया गया, जिसकी वजह से भी फ्रांसीसियों की इस लड़ाई में हार हुई। और इस हार के साथ ही
फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र जो थे वो अंग्रेजों के पास चले गए। केवल एक पांडिचेरी क्षेत्र है, उस पांडिचेरी को छोड़कर बाकी फ्रांसीसियों के जितने भी क्षेत्र थे, जैसे सूरत है, मछलीपट्टनम है या और भी क्षेत्रों पर अधिकार किए, वो सब क्षेत्र अंग्रेजों के पास चले गए। और हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों की जो योजना थी, जो सपना था भारत को उपनिवेश बनाने का, वो अंग्रेजों ने 1742 में ध्वस्त कर दिया और अंग्रेज फ्रांसीसी अपने इस कार्य में असफल हो गए। तो ये 5 कारण हैं।